हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था जिसमें आप पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से आप इस लॉ को देखेंगे, किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। अभी तक हम थ्योरी पोर्शन पर थे जिसमें आपने कहा इनहेरिटेंस क्या होती है, और हमने फर्स्ट जो लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपने आधा समझा था, आपने F1 जनरेशन तक यहाँ पर क्रॉस कर दी थी। अब आपके पास क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट ने खुद को एक्सप्रेस किया है, जिस पेरेंट ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया है उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था। ठीक है, उस बात को हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे, पुनेट स्क्वायर में देखेंगे किस प्रकार से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा वीडियो और सिमुलेटर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास अभी तक आपने बात की है इनहेरिटेंस की, आपको बताया गया है इनहेरिटेंस क्या होता है। आपने कहा जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के जो कैरेक्टर होते हैं, जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो आपने उसे कहा इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो मेंडल्स ने कहा कि किस प्रकार से कैरेक्टर पास होते हैं, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कौन सा एक्सप्रेस नहीं होगा। इन सारी चीजों के जो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो मेंडल ने दिए। किसके बेसिस पे दिए, उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और 3 लॉज दिए थे। ठीक है, कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, 3 लॉज आपके पास आए हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। आपने कहा ही स्टडीड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन जीन बाय क्रॉसिंग द टॉल एंड ड्वार्फ green pea plants and obtain the seed and grow them as a model of hybrid generation। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैटर्न को लिया। ठीक है, जो इनहेरिटेंस का एक पैटर्न उन्होंने लिया। एक पैटर्न किससे क्या मतलब है, यहाँ पर एक पैटर्न या एक जीन के पैटर्न से यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने एक कैरेक्टर को लिया, एक कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया। क्योंकि मटर के पौधे पे बहुत सारे कैरेक्टर उन्हें दिखाई दिए थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने देखे थे। अब उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे उन्होंने फोकस किया। कैरेक्टर क्या था, प्लांट की हाइट थी यहाँ पे कैरेक्टर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन करा दी। इस प्रकार से कराई कि सिर्फ इन्हीं 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन हो, इनके अलावा किसी दूसरे पौधे के बीच में यहाँ पर पॉलिनेशन ना हो। कौन कौन से वो पौधे थे, आपने कहा होमोजाइगस टॉल था और होमोजाइगस ड्वार्फ था। ठीक है, कैपिटल टी से आप होमोजाइगस टॉल को दिखा रहे हैं, स्मॉल टी से आप होमोजाइगस ड्वार्फ को दिखा रहे हैं। टॉल का मतलब लंबा आप समझते हैं, ड्वार्फ का मतलब बौना आपको पता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब इन दोनों का क्रॉस कराया, क्रॉस यानी कि पॉलिनेशन कराई, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बीजों का निर्माण हुआ, यानी कि बीज मिले। 2 पौधों को क्रॉस कराने के बाद जो बीज मिले वो थी F1 जनरेशन। ठीक है, उन्होंने उन्हें क्या नाम दिया, F1 जनरेशन दिया, F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने कहा ही टर्म दैट F1 प्रोजेनी और F1 जनरेशन किसे, जब 2 प्लांट के बीच में पॉलिनेशन या परागण कराया गया, उसके फलस्वरूप वहां पे जो नए बीज बने उन्हें F1 जनरेशन कहा गया। He observed that all the F1 progeny having only one type of parental trait। उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने जो F1 प्रोजेनी थी या F1 जनरेशन में जो बीज मिले थे, जब उन्होंने उन्हें बोया और जब वो पौधे बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनमें सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए हैं। यही तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस किया था। ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस की ही व्याख्या बताई जा रही है कि जब 2 पौधों को क्रॉस कराया गया और F1 जनरेशन आई, यानी कि नए पौधे, नए बीज बने, उन नए बीजों को बोया गया। जब बोया गया तो वहां पर आपको जो पौधे देखने को मिले, उन पौधों में जो गुण था, अब गुण कौन सा आपको देखना था, यानी कि मेंडल ने कौन सा गुण देखा, जो उन्होंने पहले ही चूज किया था। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक पैटर्न पे फोकस किया था, यानी आपको क्या कहा गया है, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन जीन। एक जीन पे उन्होंने फोकस किया था या फिर एक कैरेक्टर पे उन्होंने फोकस किया था। उसी कैरेक्टर को जब उन्होंने F1 जनरेशन में देखा, उन्होंने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही जनक के गुण आए हैं। ठीक है,
एक ही जनक के कौन से गुण आए थे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, आपने कहा था ये है होमोजाइगस टॉल, ये है होमोजाइगस ड्वार्फ, दोनों का क्रॉस कराया गया, आपके पास आए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन जिसे आप कहते हैं। एक ही कैरेक्टर कौन सा है, आपने कहा सारे कैसे थे, लंबे थे, ऑल टॉल, आपने कहा सारे लंबे पौधे मिले, किस जनक के गुण आए हैं, आपने कहा इस वाले जनक के गुण आए हैं। अब आपको ये बताया गया था कि जिस जनक के गुण F1 जनरेशन में आते हैं उसे आप प्रभावी जनक कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। जिस जनक के गुण पहली पीढ़ी में नहीं आते हैं उसे आप कहते हैं अप्रभावी जनक या रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, इसी की बात बताई जा रही है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन ये था, मेंडल के माइंड में क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, इस पेरेंट के कैरेक्टर यहाँ पर आ गए हैं, तो इस पेरेंट के जो कैरेक्टर थे वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, या उन्होंने खुद को क्यों एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि हर बार यही हो रहा था कि वो जब एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे को क्रॉस करा रहे हैं तो उनके पास रिजल्ट यही आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आप कराया सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब होता है, हमने कहा ये है F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में जितने भी बीज बने उन बीजों को बोया गया। अब उन पौधों के बीच यानी F1 जनरेशन के बीजों से जो पौधे यहाँ पर डेवलप हुए हैं, उन पौधों के बीच अब क्या कराया गया, पॉलिनेशन कराया गया, जिसे सेल्फ क्रॉस कहते हैं। सेल्फ का मतलब इसलिए है क्योंकि दोनों सेम ही थे। दोनों का मतलब क्या है, आपने कहा कि ये एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, तो दोनों क्या थे, F1 जनरेशन में थे। देखिए आपने किया क्या है, आपके पास जब आपने मटर के पौधे से आपने मटर के बीज निकाले, तो वो जितने भी बीज आपके पास आए हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, हो सकता है वो एक ही प्लांट पर लगे हों, एक ही पौधे पे लगे हों, एक ही पौधे के बीजों को आपने लिया, आपने उन दोनों बीजों को बोया, दोनों बीजों से दो पौधे आपके पास बने। अब आप उन दोनों पौधों के बीच में क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं, इसे आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उनके पास यहाँ पर क्या चार प्रकार के क्या आए, यहाँ पर संतति आई, और इसे आपने कहा F2 प्रोजेनी या F2 जनरेशन। ठीक है, समझ रहे, ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपके दादा दादी हैं, आपके दादा दादी की जो संतति है, आपके फादर या फिर आपके नाना नानी की जो संतति है, आपकी मदर, वो है F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। ठीक है, फिर आपकी पेरेंट की आप संतान है तो आप हैं F2 प्रोजेनी या F2 जनरेशन। सेम ऐसे ही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, F1 और F2 से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। चार प्रकार की जब संतति देखी गई तो आपने कहा यहाँ पर जो पौधे थे वो तीन पौधे कैसे मिले, लंबे पौधे मिले, लेकिन उनमें से एक पौधा कैसा मिला, बौना मिला। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या देखा गया कि जो रेसेसिव पेरेंट था उसके कैरेक्टर भी यहाँ पर आ गए हैं, और कैसा था, बौना था। बाकी के तीन पौधे कैसे थे, आपने कहा लंबे थे। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। देन यानी कि ये कब की बात है, ये तब की बात है जब देखा गया कि F1 जनरेशन में सारे ही लंबे पौधे मिले, तो आपको बताया गया देन ही सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 plants and obtained some of offspring are dwarf plants that was not seen in F1 जनरेशन। तो जब उन्होंने F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस कराया तो उन्हें क्या मिले, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संतति मिली, जिसमें उन्होंने देखा कि चार पौधों में से तीन पौधे लंबे थे और एक पौधा कैसा था, बौना था। The proportion of these results obtained as a 1/4 of the F2 plants were dwarf and the rest of 3/4 were tall। अब आपको रेशियो बताया गया कि 1/4 तो कैसे थे, ड्वार्फ थे, लेकिन 3/4 कैसे थे, यहाँ पे आपने कहा कि वो टॉल थे। The F2 generation was showed the proportion ratio 3:1। अब यहाँ पे आपको रेशियो बताया गया है 3:1 आया। 3:1 का क्या मतलब हुआ, तीन पौधे, एक दो और तीन, तीन पौधे कैसे मिले, लंबे मिले, तो ये क्या हुआ 3 रेशियो में। आपने कहा एक कैसा था, बौना था, तो आपने कहा 3:1 का आपके पास क्या आया है, यहाँ पर रेशियो आया है। ठीक है, अब समझ ले बात को क्या हो रहा है। आपने इस पेरेंट को डोमिनेंट कहा था, ठीक है, आपने कहा कि ये क्या है, एलील हैं, जीन के एलील हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैपिटल टी है, अगर इसका एक भी एलील यहाँ आ जाता है F1 में या F2 में, तो वो पौधा निश्चित रूप से कैसा था, लंबा था। ठीक है,
बौनेपन का गुण कब आया? जब दोनों एलील कैसे थे? आपने कहा जब दोनों एलील रिसेसिव थे, दोनों एलील क्या थे? अप्रभावित थे, दोनों एलील कैसे थे? होमोजाइगस थे। इसका मतलब कि इसमें इतनी पावर नहीं है कि एक एलील होने पर ये अपने गुण को प्रदर्शित कर सके। इसे अपने गुण को प्रदर्शित करने के लिए दोनों एलीलों की आवश्यकता है। ये इतना शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, आप कह सकते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, आप कह सकते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ एक ही एलील भी आ रहा था फिर भी अपने गुण को पूरा एक्सप्रेस कर रहा था। तो आपने कहा ये टॉल है क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, ये टॉल है क्योंकि एक कैपिटल टी आया है, ये भी टॉल है क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया है। यहाँ पे कोई कैपिटल टी नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे आपको बौनेपन का गुण दिखाई दिया। ये तो बात थी किसकी? आपके पास जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, आपके पास एक रेशियो आया है 3:1। इसके अलावा दो शब्दों को हमने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने कहा था जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप? अगर आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें तो क्या होता है, तो आपने कहा फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आप देखते हैं, फिजिकली आप देखते हैं, आप भौतिक रूप से देखते हैं क्या दिख रहा है। आपने भौतिक रूप से देखा तो आपको ये 3 पौधे लंबे दिखाई दिए स्पष्ट रूप से और एक बौना दिखाई दे, ये था भौतिक रूप, जिसे आप फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटिपिक रेशियो आपका आता है 3:1। अब हमने कहा जीनोटिपिक रेशियो क्या है? हमने कहा जीन्स के लेवल पे, जीन्स की स्थिति के आधार पर आप देखेंगे कि पौधे किस प्रकार के थे। तो आपने क्या कहा, ये टॉल है लेकिन होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस का मतलब समझते हैं आप लोग, प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। ये क्या हेटेरोजाइगस टॉल है क्योंकि दोनों एलील क्या है, अलग अलग ट्रेट को कोड कर रहे हैं। ये टॉलनेस के लिए तो ये डॉफनेस के लिए हेटेरोजाइगस टॉल है, सेम ये हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ है। तो इसके हिसाब से आपका रेशियो क्या आएगा? आपने कहा एक तो कैसा था, होमोजाइगस टॉल था, दो कैसे थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे, और एक कैसा था, होमोजाइगस ड्वार्फ था। आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आया है 1:2:1। तो क्या पढ़ा आपने यहाँ पर? आपने कहा फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज क्लियरली एक्सप्लेन दैट 1/4 ऑफ द कैपिटल टी एंड 1/2 of capital T small t and 1/4 of the small t of the genotypic characters were expressed during the fertilization process. Most of traits having the tall during the segregation, so the phenotype of the character was expressed as a 3/4 of tall and 1/4 of dwarf from the result. It shows the phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1। आपको फिनोटिपिक रेशियो मिला है, ये आपको जीनोटिपिक रेशियो मिला है। ये आपने अच्छे से समझा है क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है। ही का मतलब क्या है? ही से किसकी बात हो रही है? अब यहाँ पे मेंडल की बात हम कर रहे हैं। हमने कहा मेंडल concluded the experiment using a 7 green pea plant and got a several types of result as his observation। ठीक है, अब क्या रीजन था कि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया? ये है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैंने आपको कहा था आपको लिखने हैं, ये आपको अच्छे से याद भी करने हैं। ठीक है, चलिए ये आपको इमेज के द्वारा बताए गए हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अलग अलग पौधे रहे होंगे, जैसे कि राउंड जो सीड है वो किसी पौधे पे आ रहे हैं, रिंकल्ड किसी सीड पे आ रहे हैं, येलो किसी पौधे पे आ रहे हैं, ग्रीन किसी पौधे पे आ रहे हैं। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब देख लेते हैं आगे आपको क्या बताया गया है। आपने कहा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ही एड्रेस दैट there is a something passing through the information from one to another during the fertilization in the stage of meiosis, and he named as a factor now called genes containing the set of contrasting traits called as allele, and it represent as a unit of inheritance। अब क्या हुआ, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बताया कोई तो ऐसी चीज है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है, तभी तो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने कहा लंबा अगर कैरेक्टर आ रहा है तो वो भी क्या हुआ, पेरेंट से ही पास हुआ, बौना आ रहा है तो वो भी क्या हुआ, पेरेंट से पास हुआ। मेंडल ने जो चीज ट्रांसफर हो रही थी उसे फैक्टर कहा, जिसे आप हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या है जीन? आपने कहा पीस ऑफ डीएनए जो कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपको बताया कि जीन क्या है, कंटेनिंग अ सेट ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट कॉल्ड एज एलील। जीन क्या है? जीन में एलील प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि जो जीन पेयर है उसके जो एलील है वो एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर क्या होगा कि वो कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि आपने कहा कैपिटल टी सेम ट्रेट के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग ट्रेट के लिए क्या करेंगे, कोड करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आपको क्या कहा गया है कि जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, जिसे अब हम जीन कह रहे हैं, वो क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताई गई है। यूजिंग अ हाइट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वन जीन नेमली कैपिटल टी टॉल एंड शॉर्ट, small t dwarf, the F1 progeny shows the homozygous genotype of either capital T or small t. After the self pollination, F2 progeny shows heterozygous phenotype. आपको यही सारी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं। जीन के पेयर को आप एलील कहते हैं। ठीक है, एलील सेम ट्रेट के लिए भी कोड कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए भी कोड कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा पहला लॉ, इसे आपने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड आपके पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ठीक है, जिसका कि आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क ही एड्रेस दैट द लॉ दैट स्टेट व्हेन अ पेयर ऑफ dissimilar factor were crossed and delivered the result of one dominant the others, the dominant factor known as dominant and the other one is recessive. This law support that the fact that allele do not blend and both trait are restored in F2 generation even though one of them is not present in F1 stage. अब आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा गया है, सिंपल सी बात ये है, उन्होंने कहा कि जब भी गैमीट यहाँ पर बनेंगे, ये गैमीट बने हैं, यहाँ पर दो गैमीट यहाँ पर बनने थे, एक और गैमीट यहाँ पे बनना था, लेकिन सिर्फ आपको एक ही गैमीट इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि एक ही प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, गैमीटों में कोई डिफरेंस नहीं है। दो गैमीट यहाँ पर बनेंगे, दो गैमीट यहाँ पर बनेंगे, तो कहा गया कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील हैं वो यहाँ पर सेग्रीगेट होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जो एलील है यहाँ पर, एक सिंगल एलील क्या होगा, एक गैमीट में जाएगा, यानी एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होगा और दोनों जो एलील है वो अलग अलग गैमीट में जाते हैं। इसी प्रकार का जो सिनेरियो है वो आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है कि जो यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स आपको मिले F2 जनरेशन में वो रिस्टोर्ड होंगे, चाहे वो आपको F1 जनरेशन में नहीं मिले। जैसे कि आपने क्या कहा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो ड्वार्फनेस का जो गुण था वो आपको यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जब F2 जनरेशन आपने देखी, आपको जो बौनेपन का गुण था वो आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर समझाई गई है। नेक्स्ट आपको कहा गया द पुनेट स्क्वायर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड्स अकरिंग इन द जेनेटिक क्रॉस। अब पुनेट स्क्वायर आपको ये जो आपको बॉक्स दिखाया गया है इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये दो पेरेंट होंगे इस प्रकार के, F1 जनरेशन आएगी, आपने सेल्फ क्रॉस जब कराया तो ये पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, आपने पुनेट स्क्वायर से क्या बताया कि ये पॉसिबिलिटी होंगी, इस प्रकार से यहाँ पे पौधे बनेंगे, पौधों के कैरेक्टर इस प्रकार से आएंगे, उनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो रेशियो होगा वो इस प्रकार का होगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिक रेजिनाल्ड सी पुनेट। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इन्हें क्या कहा गया है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। The trait arrangements were wrote as a top row and left column on a square or of a square according to the Mendel's law. From the parental trait tall, that is capital T, and dwarf, that is small t were result heterozygous F1 progeny, that is capital T small t. The F1 progeny capital T small t was self-pollinated in equal proportional to produce the F2 जनरेशन। अब ये आपको वही बताया गया है जो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा, ये वही सेम लैंग्वेज आपको यही बताई गई है कि आपने क्या क्या किया। पहले आपने क्या किया, एक होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ को क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में आपको सारे टॉल प्लांट मिले, फिर आपने क्या किया, F1 प्रोजेनी का सेल्फ क्रॉस कराया और आपको F2 जनरेशन वहां पर मिली है। ठीक है, अब आपको कहा गया ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोथ ट्रेट्स ऑफ कैपिटल T हैव अ 50% चांस in the genotype as well as both traits have small t have a 50% chance in the genotype. As a result, the random fertilization, the genotype of F2 progeny was capital T, capital T, capital T, small t and small t, small t.
अब आपको ये कहा गया है कि जब यहाँ पर सेल्फ क्रॉस कराया गया तो गैमेट कितने बने, 4 गैमेट बने, ठीक है, 1 2 3 4। 4 गैमेट इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे क्या था, पेरेंट ये थे, ठीक है, पेरेंट ये है यहाँ पर। अब गैमेट बनेंगे तो 2 गैमेट बनेंगे और अलग अलग प्रकार के बनेंगे, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो गैमेट है ये फ्री है कि ये इसके साथ फ्यूज हो या ये फ्री है कि इसके साथ फ्यूज हो। 50-50 चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज होगा, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा, या ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा, या ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा। इसके 50-50% यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो ये आपने पढ़ा, 2 लॉ आपने पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो इस प्रैक्टिकल को आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो अप नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है। आप क्या करेंगे, प्लास्टिक बीड्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको कहा गया 64 येलो प्लास्टिक बीड्स हैं, 64 ग्रीन प्लास्टिक बीड्स हैं, बोथ विद यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, ठीक है। 4 बीकर्स हैं, पेट्री डिश है यहाँ पर, या नैपकिन और हैंड टॉवल हो सकता है, पेंसिल है। बाकी आपके पास आता है एक लैब प्रोसीजर आता है जिसमें आप रियल लैब प्रोसीजर करते हैं, एक सिमुलेटर प्रोसीजर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन के थ्रू कैसे आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। Aim to verify the law of segregation. ये आपका एम है, यानी कि उद्देश्य है, आपको वेरीफाई करना है, आपको देखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअल में ऐसा है जैसे कि मेंडल ने हमें बताया था। Materials required 64 yellow. ये आपका मटेरियल है, ठीक है। आपको क्या है, प्लास्टिक बीड्स यहाँ पर यूज करनी होगी। तो आप देखिए, Plastic beads, 64 green plastic beads, both with a uniform size and shape, 4 beakers, hand towel, pencil. Procedure. Take 6. चलिए अब ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो गया है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। 64 yellow and green beads in 2 separate beakers. सबसे पहले क्या किया आपने, अलग अलग बीकर में आपने, एक में आपने येलो सीड डाले हैं यानी कि पीले बीज आपने डाल दिए हैं, और एक में आपने ग्रीन सीड डाले हैं यानी कि आपने हरे बीज डाल दिए हैं। Label the beakers as yellow as male Y, green as female -Y. अब आपने लेबल कर दिया, आपने कहा जो येलो वाले सीड आपके पास थे वो थे मेल, जिसे आपने कैपिटल वाई से दिखाया, और जो आपके पास ग्रीन वाले सीड थे वो हैं फीमेल, जिसे आपने स्मॉल वाई से दिखाया, ठीक है। आप ऐसे ही दिखाते जब आपने क्रॉस किया था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, आपने कहा येलो को आप कैसे दिखाएंगे, कैपिटल वाई से दिखा रहे थे येलो को। ग्रीन को आपने कैसे दिखाया था, स्मॉल वाई से दिखाया था, क्योंकि हमने कहा अभी तक हम कर क्या रहे हैं, जो डोमिनेंट यहाँ पे कैरेक्टर है उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, Place the beakers on the left and right side of the table, and in the middle, spread the hand towel. Start to take the beads from each beaker and make them as pairs. अब आप क्या कर रहे हैं, एक एक बीज को उठा करके आप यहाँ पे पेयर बना रहे हैं। आपने मेल और फीमेल का एक पेयर बनाया, यानी कि येलो और ग्रीन सीड का आप पेयर बनाते जा रहे हैं। Yellow, green. Arrange all the 64 चलिए, आपने जितने भी आपके पास बीट थे 64 बीट्स आपने लिए थे, 64 दोनों के लिए थे। अब आपने क्या कर दिए, पेयर बना दिए इस प्रकार से, ठीक है। pairs in a towel. Remember, this is a heterozygous of the F1 progeny. अब ये आपके पास आई है F1 प्रोजेनी, ठीक है। F1 तो आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया, आपने 2 प्लांट लिए, ठीक है। यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीड्स को यूज कर रहे हैं। तो आपने किया क्या, एक्सपेरिमेंट में आपने 2 प्लांट लिए हैं, 2 प्लांट लिए हैं। एक ऐसा प्लांट था जिसपे येलो सीड थे, मटर के पीले बीज आपको मिले थे, और एक ऐसा प्लांट था जिसपे मटर के हरे बीज आते थे, ठीक है। अब आपने क्या किया,
आपने जो ग्रीन वाला जो जिस पौधे पे ग्रीन सीड आ रहे थे आपने, यानी कि प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ। अगर आप रियल प्रैक्टिकल करेंगे तो रियल प्रैक्टिकल में आप क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने जिस पौधे पे हरे बीज आपको दिखाई दिए थे, यानी कि फीमेल वाई जिसे आप कह रहे हैं, उससे आपने क्या किया, जो मेल पार्ट था उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, मेल पार्ट आप रिमूव कर दिया तो उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही बचा है। फीमेल पार्ट ही अब यहाँ पर बचा है जिसे आपने इमैस्कुलेशन कहा। अब आपने क्या किया कि जो यहाँ पर पीले बीज वाला पौधा था उसके जो पॉलन ग्रेन थे उसे आपने हरे बीज वाले पौधे के स्टिग्मा पर डाल दिया है, आपने वहां पे पॉलिनेशन करा दी है। ठीक है, पॉलिनेशन करा दी तो जो आपको बीज मिले हैं वो इस प्रकार से मिले हैं। ये आपकी F1 जनरेशन है। ठीक है, F1 जनरेशन में आपने क्या देखा, जो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो है आपकी F1 जनरेशन। अब यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन था, आपने कहा येलो था, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, येलो सीड मिलेंगे। आपको कैरेक्टर कैसा मिलेगा यहाँ पे, येलो सीड। देखिए दिखने में आपको क्या लग रहे हैं कि दोनों बीज हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको कैरेक्टर मिला येलो सीड। फिनोटाइप कैसा था, पीले बीज हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप देखे तो आपने कहा कैसे हैं, हेटेरोजाइगस येलो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रीन सीड भी प्रेजेंट है। तो ये आपकी क्या आई है, F1 जनरेशन आपके पास आई है। Based on the Mendel's research work, the parental trait of male TT and female TT was segregated to produce the heterozygous F1 progeny of TT. अब ये जो यहाँ पर टी कैपिटल टी स्मॉल टी यूज किया गया है, ये आपके पहले लॉ से लिया गया है। ठीक है, प्लांट हाइट से लिया गया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने यही बहुत ज्यादा जो एग्जाम्पल है वो यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए। Take the first set of 32 pairs and put it in one new beaker. आप समझ रहे हैं आपने क्या किया, अब आपने दो पार्ट किए, बराबर दो भाग किए, और उन दोनों भागों को आपने क्या किया, दो अलग अलग बीकर में डाल दिया है। ठीक है, And label it as F1 male, and take another set of 32 pairs and put it in another new beaker. अब आप कर क्या रहे हैं, आपने दो यहाँ पर बीकर लिए हैं और उन बीजों को बराबर दो बीकर में बांट दिया है। ठीक है, अब एक जो बीकर है उसमें आपने कहा कि ये मेल है और दूसरा जो बीकर है उसमें आपने कहा ये फीमेल है। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, लेबल कर देंगे। ये F1 जनरेशन है आपकी। ठीक है, दोनों F1 जनरेशन आपके पास आई है। अब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस हो रहा है, और F2 जनरेशन अब आपके पास यहाँ पर आएगी। It as F1 minus female. Take one pencil and stir both beakers with the pencil without fall off any beads from the beaker. Spread the towel on the table and place these beakers on the left and right side of the table. Start to take the beads from each beaker randomly. अब ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराई जा रही है F1 जनरेशन के बीच में। ठीक है, अब जब F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है तो आपने कहा कि ये फ्री है, ये जो ये सारे आपको गैमीट है। ठीक है, ये गैमीट है, ये गैमीट है और ये गैमीट है। आपने कहा कोई भी गैमीट फ्री है कि इस किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपने क्या कहा, आपने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा, आपने कहा कि जब भी गैमीट बन रहे थे तो गैमीट क्या थे, अलग अलग जो एलील थे वो अलग अलग गैमीट में यहाँ पर गए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आया है। And arrange them as a pair in the towel. Arrangement should be like any of the color pattern. Yellow, yellow, green, 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 yellow, yellow, green. Arrange all the 64 set of pairs of beads and remind this as
F2 generation. ये आपके पास आई है F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में आपने क्या देखा यहाँ पर कि बहुत सारे आपको नए जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। Based on the Mendel's law of segregation, the heterozygous F1 progeny of the TT were self-pollinated one another and produced the monohybrid cross of F2 generation as TT and TT, TT and TT. And the Punnett square clearly explained the probability of the segregation. That means, during the cross-reaction process, the dominant trait of T having 50% chance of passing the character in F2 and the recessive trait of T having 50% chance of passing the character in F2. तो आपने इससे क्या समझा? आपने समझा कि जो गैमेट आपके पास बने हैं वो गैमेट फ्री है कि उसे किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है, यानी कि यहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जाना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिमुलेटर के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।